बस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं फिर इसकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है एंड एवरीथिंग इज विजिबल। बस अब एवरीवन, बस अब फोकस ऑन द बोर्ड। बच्चों, ये हमारे पास ना हम वर्कशीट फिजिक्स की कर रहे थे। इसका test इसलिए भी आज नहीं लिया कि मुझे पता लग गया था कि ये वर्कशीट अभी कंप्लीट नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कोई कॉन्सेप्ट पीछे रहे। यू हैव दिस वन, यू हैव दिस और नॉट? हाँ, दिस इज डायनेमिक्स की वर्कशीट है। इट्स I don't know what the title is, but it was a long worksheet for dynamics. Yeah, Do you have this? Yeah, please open it up. यार क्यों नहीं है it's यार? momentum and क्या तबीयत नहीं center of ठीक? gravity and निकालो कहाँ mass. अपना, अपनी कोई चीजें सीधी तो रखो। किसी दिन अपने ना अब्बू को इधर बैठ के मेरे साथ क्लास में। कल मैं लास्ट क्लास में भी ये करा रहा था, तब भी आपको पास नहीं थी है। तो प्रिंट निकलवा के जाओ ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? घर में इसका मतलब कुछ भी नहीं करते, फिर वही बात हो जाती है। ये वर्कशीट है ये बेटे, ये इसका पहला पेज। Yeah, ये है पहला पेज के नहीं? yes, व्हाट आई एम आस्किंग इज, ये वाली हमने शुरू ही नहीं की अभी। yes, ये वाली है जो भी सॉल्व कर रहे हैं। yes. We haven't ended this one and we haven't अच्छा started the other one. ठीक, चले जा रहा भाई। उधर अलग अलग बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ मसला होगा नहीं तो। मैं अबू बकर बता रहा हूँ मसला होगा। मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग बैठ जाओ, को मसला हो जाएगा नहीं तो। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं जी, क्वेश्चन नंबर 21 से ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है। यू डोंट हैव दिस? जी दे दिए पहले तुम्हारे। The diagram shows a uniform rod with its midpoint on a pivot. बेटे ये जब लफ्ज लिखा होता है ना यूनिफॉर्म रॉड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर रॉड यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो फिर इसका मिड पॉइंट वो जगह नहीं हो सकती जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, ठीक है। और हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म रॉड ही आएगी जब भी आएगी। सुनहरा आप तो जा दीजिए बेटे। टू वेट्स एक्स एंड वाई आर हंग, दोनों ऐसे हंगे। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इक्विलिब्रियम है। Which statement is correct? The forces at x and y have different values. अगर क्या ये डिफरेंट वैल्यू, which statement is correct? अगर उनकी वैल्यू एक्स और वाई की डिफरेंट होती, आप देखें दोनों में सेम, क्या क्या मोमेंट आर्म की लेंथ सेम है कि नहीं? अगर उनकी फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट होती, क्या ये बैलेंस हो सकता था? दिस इज रॉन्ग। देयर इज अ रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट। क्या रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट होगा? इसकी और इसकी टॉर्क बराबर नहीं आएगी, तो फिर रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉड इज जीरो। क्या रॉड में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है? यस, ये बात दुरुस्त है। रॉड डज नॉट हैव अ सेंटर ऑफ मास, ये बात दुरुस्त नहीं है। 22,
What is the unit for the moment of force about a point? Delta. इस न्यूटन मीटर। अरे ठीक है बेटे। अली आपकी आवाज नहीं आ रही 2 1 दिन से, मुझे आवाज आनी चाहिए साथ। ऑन विच बॉल इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग? किस पे नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है? जी बेटे, नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स किसमें है? अ बॉल मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, चूंकि कांस्टेंट स्पीड है तो इसका रिजल्टेंट कितना है? जीरो। क्या है? तो ये नहीं हो सकती। ये बॉल एट रेस्ट है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो ये भी नहीं हो सकती, हमें नॉन जीरो ढूंढनी है। सी, अ फ्री फॉलिंग बॉल विच हैज जस्ट बिन रिलीज्ड, ये बेटे नॉन जीरो होगी, क्योंकि इसको अभी रिलीज किया है, अभी इस पे एयर रेजिस्टेंस आना शुरू नहीं हुआ, एक ही फोर्स है तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होगी। बॉल फ्लोटिंग ऑन दी वाटर सेम होगी, जितना नीचे को जा रही बॉल उतना ही अपवर्ड पुश मिल रहा होगा। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन 24। Which statement must be correct? Please, must be for an object to be in equilibrium. Equilibrium में होने के लिए ये लाजमी है। The object is moving in a straight line. क्या ये लाजमी है कि इक्विलिब्रियम में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो? नहीं, मस्ट का है ना उसमें, तो दिस इज नॉट अ मस्ट। वो तो एड्रेस भी हो सकती है इक्विलिब्रियम में होने के लिए। देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, यस ये लाजमी है। सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी जीरो। देयर इज नो रिजल्टेंट मोमेंट ऑन दी ऑब्जेक्ट, यस दो कंडीशंस है ना इक्विलिब्रियम की, सो 2 and 3 ओनली। दो दो दिए थे प्रिंसिपल ने। ये एक है कि दो है? हम्म, ये लड़ाई जिंदगी में सजाब चल रहा है हमारी। आपके पास कौन सी है अभी? ये लो, गुड। ये लो बेटा। आप लोगों को सही विजिबल है बोर्ड? उसके बाद कहते हैं जी, which pieces of apparatus are the most appropriate for an experiment to plot an extension load graph of string? एक्सटेंशन लोड वाला ग्राफ चाहिए। रूलर चाहिए आपको? यस चाहिए। रूलर क्यों चाहिए? मेजर करने के लिए कि एक्सटेंशन कितनी हुई है। न्यूटन मीटर चाहिए, स्प्रिंग होता है उसमें, तो यस वो लोड मेजर करना है ना, वेट मेजर करना है, यस वो भी चाहिए। क्लैंप और स्टैंड, हाँ वो भी चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन What's a उसका clamp सवाल क्या and था? stand? ये क्लैंप एंड स्टैंड होता Okay, okay. है। आ, लाइट गेट चाहिए आपको। लाइट गेट क्या करेगा कोई पता नहीं। रूलर नहीं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। पर ब्रावो, बैलेंस चाहिए आपको। बैलेंस चाहिए आपको बेटा, कि आपको पता कैसे चलेगा कि कितना वेट रख रहे हैं आप, इजाफा कर रहे हैं कि नहीं, तो ये भी एक ठीक तरीका कार हो सकता है। न्यूटन मीटर ना हो, बैलेंस हो, सादा स्प्रिंग हो, तो काम कर सकते हैं। स्टॉप वॉच नहीं, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। स्टॉप वॉच तो चाहिए नहीं। सो ए इज द आंसर। अभी में पिवटेड, पिवट हो रहा है कहाँ पे? यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है हाईलाइट करने के लिए, बीम का पिवट यहाँ पे, एस जैसा कि आपको शोन है। और मिशेल, ये प्लीज आप ये फोन ले लेती हैं, ये ना इसकी मदर की कॉल आ रही है महरूर की। आप प्लीज इसको उधर से सुन लें या अकेडमी के नंबर से कॉल कर लें। ये क्लास। थैंक यू। बीम वेज 6 न्यूटन, उसका वेट 6 न्यूटन है। आप देख रहे हैं कहाँ से वेज 6 न्यूटन शो कर रहे हैं?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास यहाँ, इट मींस ये वो जगह है जहाँ पे वेट शो हो रहा है नीचे को। एक्ट्स एट अ पॉइंट एक्स, उसका लेकिन डिस्टेंस नहीं हमें पता कितना है। अच्छा डिस्टेंस भी पता है यार, कैसे? 40 सेंटीमीटर फासला है उसका पिवट से। A force of 4 न्यूटन हमने लगाई है इज अप्लाइड टू द बीम कॉजिंग इट टू बैलेंस हॉरिजॉन्टल। हमने 4 न्यूटन की फोर्स एक और लगाई हुई है हॉरिजॉन्टली। इन विच डायरेक्शन एंड वेयर इज द 4 न्यूटन की फोर्स? नीचे वाली 6 न्यूटन है। देखें इसको बैलेंस करना है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, अब ये कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है? ए और बी आंसर नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब होगा क्या आंसर? सर हमें आपका देखना स्क्रीन ये नहीं है कि शेयर। एंटी क्लॉक, जी मुझे पता लग गया बेटे, जी मुझे, जी बेटे जब कटती है ना कॉल मुझे पता लग जाता है यूजुअली। क्लास के दौरान वो वेट कर रहा होता हूँ कि क्लास वापस ज्वाइन हो जाए, फिर मैं कर देता होता हूँ शेयर। वर्टिकली अपवर्ड होगी। अब दोनों को चेक कर लेते हैं। एक 20 सेंटीमीटर पे कह रहा है टू दी लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स से लेफ्ट पे, और दूसरा अगर है 20 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ एक्स। आप देखें फोर्स कम है ना 6 न्यूटन से, 4 न्यूटन है, तो मोमेंट लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, मोमेंट आर्म ऑब्वियसली। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता कैलकुलेट करके देख ले। कैलकुलेट करने से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का हमें फोर्स पता है विच इज 4 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता। क्लॉकवाइज का हमें फोर्स भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, राइट? दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? डी की वैल्यू क्या आती है? 60 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? पिवट से 60 सेंटीमीटर, 40 ये हो गया, 20 ये हो गया, यहाँ हो। ठीक हो गया? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? मैंने समझ आ गया? तो आंसर हो गया हमारे पास डेल्टा। ये क्वेश्चन इससे सिमिलर पहले आ चुका है। कौन सा मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड? कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या जरूरी है? मेरा सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है कांस्टेंट स्पीड के लिए? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एफ नेट इक्वल टू, क्या इसका एफ नेट जीरो है? नो। 8 ऊपर को है, 2 नीचे को है। क्या ये बी का एफ नेट जीरो है? नो। 7 नीचे है, 3 ऊपर है। क्या सी का एफ नेट बराबर है? अब किधर जा रहे हो बेटे? एक सेकंड कहीं जा रहे हो? हुई नहीं अभी तक बात। निकाल लो। What can the force of gravity between the spaceship and planet achieve? Force of gravity आपस में क्या अचीव कर सकता है? It can change the direction of the spaceship or slow it down, but not हेलो speed it सर। up. क्या स्पीड अप नहीं कर सकता इसको? अच्छा जी। आप कह रही हैं कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कैसे? कोई बच्चा बता सकता है इसका जवाब? A sir, is it C? D. I think it's C. स्क्रीन I शेयर कर लो, personally think it's C. बताता हूँ कि स्पीड अप कैसे कर सकता हूँ। बल्कि मैं पहले बाकी सारी ऑप्शंस पढ़ूंगा। इस पार्ट को फिलहाल छोड़ दूंगा। इस पार्ट को फिलहाल छोड़ दूंगा। ओके। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्पेसशिप, यस। उन्होंने पूछा ग्रेविटी क्या कर सकती है? इट कैन स्पीड और स्पीड इट अप, ये हमने भी कहा है कि इसको डाउट पे छोड़ते हैं क्या कर।
बट नॉट स्लो इट डाउन, क्या ये उसको स्लो डाउन नहीं कर सकता? तो ये वाला कर आंसर तो सकता है। नहीं हो सकता। इट कैन स्लो डाउन द शिप, ये स्लो डाउन कर सकता है। Oh, then स्पीड इट अप की she. हमने कहा अभी, 1 मिनट हम देखते हैं क्या बेटे। Nothing. I was just thinking. I didn't realize I ठीक had है, my. ओके ओके। बट नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपने कहा चेंज कर सकता है। तो ए भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के स्पीड अप कर सकता है कि नहीं, राइट। और डी में लिखा है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्पेसशिप, यस। स्लो इट डाउन, यस। और तो इसका मतलब स्पीड इट अपने में रोका हुआ है। किसने रोका हुआ है? किसने रोका हुआ है? स्पीड इट अपने रोका हुआ है। डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, यस। ए में भी यही है, उसमें भी यही है। स्लो इट डाउन, दोनों में। नॉट स्पीड इट अप या स्पीड अप, अच्छा इसमें और इसमें ये स्पीड इट अप का फर्क है, उसमें है नहीं है, और इसमें है कि है। बी इट कैन स्लो डाउन द स्पेसिफिक, जी। स्पीड अप, नॉट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, तो सी भी आंसर। अब ए और डी रह गया, क्या ये स्पीड अप कर सकता है कि स्पीड अप नहीं कर सकता? तो आंसर क्या क्या रह गया, ए और डी। अगर स्पीड अप कर सकती है ग्रेविटी, तो आंसर क्या होगा? डेल्टा। और अगर स्पीड अप नहीं कर सकती, तो आंसर क्या होगा? अल्फा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? Sir, I think इसमें it cannot change its direction though. बेटा डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये तो आपने बिल्कुल ही ऐसी बात की है जो मुझे लग रहा है कि हमने फिजिक्स में पहले डिस्कस कर ली है। ये एक प्लेनेट है, यहाँ से अगर एक बॉडी जा रही है, अचानक प्लेनेट की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती होती है। Oh, okay. वापस जरा प्लीज इधर बेटा, इधर इधर फैकल्टीज अपनी दिमाग की इधर रखें अभी। अगर तो स्पीड अप कर सकता है तो डी आंसर है, अगर स्पीड अप नहीं कर सकता तो ए आंसर है। It cannot personally. बेट जी बेटे, वेट कर लें 1 मिनट अब। हमारे यहाँ बेटे जो जिस तरह से हम चलते हैं, हम जैसे समझते हैं, क्या मसला है? हम ना पीछे हो गई। हम जैसे चीजों को देखते हैं, जैसे समझते हैं, उसमें स्पेस है, खाली जगह है। हम स्पेस को क्या समझते हैं? इट इज एन एम्प्टी प्लेस। हम कहते हैं स्पेस से मुराद ये होती है ना, हमारे जगह खाली छोड़ो। लेकिन आइंस्टाइन और उसके बाद के दौर में ये डिस्कवर हुआ, या ये हमने रिकॉग्नाइज किया कि स्पेस खाली जगह नहीं है। स्पेस उसी तरह से है जिस तरह से पानी है। इसका क्या मतलब हुआ? पानी में आई नो मटेरियल होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेस में मॉलिक्यूल्स। ये कहता है हम उसको जिस तरह अगर कोई मछली पानी में रहती है, वुड शी एक्चुअली फील जैसे हमें, क्या हम हवा में चलते फिरते हैं, क्या हम एक्चुअली अगर कंसंट्रेट ना करें तो हमें रियलाइज होता है कि हवा है हमारे इर्द गिर्द? तो क्या पता पानी के अंदर रहने वालों को भी इसी तरह से फील होता हो। बट यू नो व्हेन दे आर इन द वाटर, तो वो पानी को, पानी अब मिसाल को एक फिश है कहीं पे, तो पानी उसके जिस्म से इर्द गिर्द हिला हुआ है ना। पानी अगर मूव करते आ रहा था तो उससे टकरा के डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बनेगी। स्पेस भी ऐसी कुछ होती है। प्लैनेट्स आपस में कैसे वर्क करते हैं, मॉडर्न थ्योरीज ये हैं कि ऐसा नहीं होता कि प्लैनेट्स जो है वो एक दूसरे को, ये प्लैनेट्स ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे को एक्चुअली खींचते हैं अपनी तरफ। असल में क्या होता है, स्पेस बेंड होती है प्लैनेट्स के इर्द Relativity, गिर्द। क्या होता है? the explanation for gravity is तो that matter 3D मॉडल तो नहीं वो bends दिखा space. सकते हम, लेकिन हम And एक so you 2D put मॉडल बना mass सकते in a हैं क्या? place in space, कि it बिल्कुल warps दरमियान में हम space-time, क्या करेंगे, and objects are not, there's literally एक attracted to बड़ा each other. मैस दरमियान में And रख so दिया। that's ये right? ये देखिए एक बड़ा And मैस, so you put सन है something शायद, there प्लैनेट है। छोटे in the मैसेज आप देख solar रहे हैं जब system, इर्द गिर्द right? जाते Not हैं तो क्या होता है? noticeably. There's some perturbations from other आप जरा planets and देखिए, things. आपने फोकस किस Now पे it's करना है? losing क्या आपको energy, फर्क which फील wouldn't होता है उसकी happen स्पीड में, uh, उसके पास आके? in the solar. और आपको दे सकता हूँ। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी वो वीडियो देख ली जो मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर भी बात जुबानी रिपीट कर देता हूँ। इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी एक बॉडी यहां से ट्रेवल करती आ रही है और वो किसी और प्लेनेट की ग्रेविटी में से इस तरह से गुजरती है,
ये ग्रेविटी है फर्ज करो उसको। तो वो जब भी वो बॉल यहाँ से वो प्लेनेट वो सैटेलाइट जब यहाँ से यहाँ जाता है, तो वो जब बेंड की तरफ को जाता है तो एकदम से उसकी स्पीड तेज होती है और स्पीड अप हो सकते हैं। इनफैक्ट इसी को यूज कर, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मुझे देख लीजिए, आप लोग जो ऑनलाइन नहीं है वो अपने जहन में इमेजिन कर लें, वो जो गोल गोल झूला घूमता गया था उसको मैरी गो राउंड। यस, मेरी स्टूडेंट थी, उसका नाम मारिया था। तो वो उसने अपना एक आईडी बनाया था मैरी गो राउंड के नाम से। खैर, वो शौक होता है ना बच्चों को जरा अपना निकनेम खुद रखने का। हाँ? कोई अपना कैमल में निकनेम रख लेता है, कोई गोट रख My, लेता है। I know my तवज्जो nickname. मेरी तरफ चाहिए मुझे। आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो मुझे नहीं देख सकते, आई विश मैं कमिंग नियरेस्ट सेशन में ऐसा कोई इंतजाम करूं कि आप मुझे देख सकें। ऑल्दो इट वोंट बी एन अपग्रेड एनीवेज, हम मुझे आप लोग देख लीजिए जो लोग सामने मौजूद हैं, और आप लोग जो ऑनलाइन है वो मैरी गो राउंड को इमेजिन कर लीजिए। सो यू सी, सपोज दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाथ खोल के बस घूम रहा हूँ। राइट, मैं हाथ खोल के घूम रहा हूँ। दिस इज द प्लेनेट की ग्रेविटी। ये प्लेनेट की क्या है? ठीक है बेटे, बकवास कर ली, पढ़ ले अब। मैं आप समझें कि ये प्लेनेट की ग्रेविटी है। ये क्या है प्लेनेट की? देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, एक वो जो इस टाइम एक्टिवेट उनके दिमाग के वो न्यूरॉन्स हो गए होंगे जो कुछ नया सीखने वाले हैं, दूसरे वो जिन्होंने बकवास करनी है सिर्फ जिंदगी में। दिस इज द ग्रेविटी। ये क्या है? अब आप फर्ज करें कोई स्लोली सामने से मैरी गो राउंड इसी तरह घूम रहा होता, कोई स्लोली आ रहा है, बाई चांस उस पाथवे में आ गया जो मैरी गो राउंड वाला पाथवे, समथिंग इज कमिंग स्लोली और वे मेरे पाथवे में आ गया। अब ऐसा नहीं, अब समझे वहां से बॉल आ रही है, मैं बॉल पकड़ नहीं रहा, लेकिन वो मेरे हाथ से आके टकराई है, इस साइड से, दिस माई पाम साइड। मैरी गो राउंड में इसी तरह किसी ने सामने से जाना और वो एक चेयर से टकराया, व्हाट विल हैपन टू दैट बॉल? उसकी स्पीड को एकदम से क्या होगा? पुश मिलेगी उसकी स्पीड से। ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड को क्या मिलेगा? पुश मिलेगी। क्यों पुश मिल रही है? क्योंकि मैंने वो जो ग्रेविटी क्रिएट, उसे तेजी से गुजरना था, उसे तेजी से, जब उसको ने बेंड किया है, जो मैंने उसको, तो एक्चुअली मैंने उसको घुमा के दूसरी तरफ फेंका। एक एडिशनल फोर्स उस पर अप्लाई हुई है कि नहीं? जब भी एडिशनल फोर्स अप्लाई होती है, या तो वो स्पीड को बढ़ा सकती है या वो स्पीड को कम कर सकती है। समझ आ गई? दोनों काम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एडिशनल फोर्स दोनों काम कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एंगल पे आए। क्या उसको रोक सकते हैं? यस, रोक सकते हैं। हो सकता है आप एंगल ही ऐसे पे आए कि आप सामने से आ रहे हैं, मैं और स्ट्रांगली उसको पुश। मैं अब इसको आपको सामने डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये वो प्लेनेट है फर्ज करें, जिसके पास वो आ रहा है। ये प्लेनेट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ग्रेविटी भी इसकी कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रही है। अगर वो बॉडी जो आ रही है वो इस एंगल पे आएगी, तो उसकी स्पीड में इंक्रीज आएगा, क्योंकि यहां से आते हुए वो इस तरह बेंड करेगी। अगर वो यहां से आ रही है, वो टुवर्ड्स इट सेंटर अपने आप इसको पुल कर लेगी, क्योंकि सामने से आ रहे हैं। जिस हम बेटे अगर मगर वाला जो ये जो आपका सवाल है ना, अच्छा जरूर है, लेकिन ये इस क्लास के लिए नहीं है। ये आपने खुद सोचना है, सोच के किसी नतीजे पर पहुंच के मुझसे पूछना है। वजह इसमें अगर मगर है, इसमें क्या है? मैं इस वक्त इस सवाल को डिस्कस कर रहा हूं, इन गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, उसने हमसे ये पूछा, इन गिवन सर्कमस्टांसेस में कौन कौन सा अगर ऐड किया जा सकता है। कई तरह, तीन तरह के मैंने ऐड करके दिखा दिए, तो तीन ही तो पॉसिबिलिटीज बतानी, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? जी कर सकता। आप कह रहे हैं, आप शायद पूछने ये वाले थे, अगर वो इतनी तेजी से आ रहा होगा ग्रेविटी इंपैक्ट ही ना कर पाए, तो ना कर। हाँ, मैंने अभी आपके सामने बात की कि अगर मैं इस तरह से घूम रहा हूँ, बॉल उधर से आई है और यहाँ टकराई है, तो स्लो होगी कि फास्ट होगी? स्लो होगी कि फास्ट Fast. होगी? ये मैं इस तरफ को घूम रहा हूँ, बॉल उधर से आ रही है, आपको क्या पता बेटे मैं कैसे घूम रहा हूँ? हाँ। मेरा सवाल अभी आपने जवाब दिया है, तो मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सवाल के जवाब को? मैंने क्या सवाल पूछा है? उस तरह से बॉल आ रही है, मैं घूम रहा हूँ उधर से, यहाँ मेरे हाथ के यहाँ पे, जब मैं इस एंगल पे हूँ मेरे हाथ पे यहाँ पे टकराई, क्या होगा? बॉल को इंक्रीज होगी। नालायक आदमी, इंक्रीज होगी, फेंक के दे रहे बॉल। हाँ, क्या होगा? जी, इधर से बॉल इस एंगल से आकर टकराई है, क्या होगा? डिक्रीज होगी। और अगर वो बॉल इधर से आ रही थी और यहाँ मेरे एंगल पे आ गई, फिर क्या होगा? पॉसिबिलिटीज है दोनों के ना। वॉलीबॉल की एग्जांपल ले लें,
क्रिकेट की एग्जांपल ले लें, बॉल बैट से आके टकराएगी, क्या ऐसा हो सकता है जिस स्पीड से आ रही है बॉल बैट से टकराने के बाद उससे स्लो स्पीड पे मूव करे? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है बॉल रुक जाए बिल्कुल बैट से टकरा के? क्या ऐसा हो सकता है जिस स्पीड से आ रही है उससे ज्यादा स्पीड से मूव करे? यही तो उसने पूछा। व्हाई डोंट यू टेक दिस एज एन एग्जांपल? फुटबॉलर को ले लेते हैं, फुटबॉल के साथ घूमता हुआ तेजी से फुटबॉल आ रहा है, गोलकीपर के हाथ से टकरा के क्या स्लोअर हो सकता है? रुक सकता है? क्या पहले से ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है? यस। Yes. जी हाँ, फील्डिंग नहीं बात कर रहा हूँ, गोलकीपर पास टाइम होता है, उसको पता है हाइट से बॉल आ रही होती है, गोल इधर है, गोल उधर से बॉल आ रही है, वो इधर से पांच मारता है और वो और ज्यादा स्पीड से बॉल आगे जाती है, बाहर स्टेडियम से बाहर चली जाए, यानी स्टैंड्स में चली जाती है। सो इट की सो मेनी पॉसिबिलिटीज। उस अब प्लीज जरा रिक्वेस्ट कीजिएगा उनको जाके कि फोन मैं नहीं सुन सकता ना, क्लास चल रही है ना, उनको रिक्वेस्ट करें फोन किसी दूसरे एकेडमी के नंबर से कॉल कर लें, कोई मसला होगा जो बार बार वो कॉल करें। चाहिएगा प्लीज, जाओ बेटे जरा। ये किसी को कह दो, सर सलमान को कह दो, मैं क्लास व्हाट्सएप मेरा इसी पे, मैं क्या करूँ? व्हाट आर द 26 और 27 उन्होंने कहा, दोबारा समझा दें। अभी भी ये दोबारा बेटे समझना है, दोबारा बोलूं या समझ आ गई थी? यस नो कर दो प्लीज, समझा दे सर। मैसेज आ दे, समझा दूं? जी मैं समझा देता हूँ। पहले 27 समझा देता हूँ। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है जीरो एक्सलेशन, और जीरो एक्सलेशन का मतलब है एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ आ गई? यस एफ सर। नेट जीरो तभी होगी इस बात के पास होता, एफ नेट जीरो तभी हो सकती है जब आमने सामने से ऑपोजिट साइड से फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल लेंथ की हो, इक्वल मैग्नीट्यूड की हो। कह रही है? थैंक यू। जब इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो ऑपोजिट होनी चाहिए ना, ये तो नहीं ऑपोजिट, ये डायरेक्शंस ऑपोजिट है, कैंसिल आउट नहीं हो रही ना। इधर को 8 जा रही है, 8 न्यूटन है, ऊपर को नीचे को 2 न्यूटन है सिर्फ। ये नहीं। एक सेकंड। कोई भी नहीं है फालतू, कोई लड़ने की वजह भी तो होनी चाहिए। सर 26 जी समझा दे, 27 समझ आ गई। जी, अब 26 बताने लगा हूँ सर। बी में बेटे वो ना पिवट पे है, अब वो पिवट कहाँ पे है? ये पिवट है बेटे, ये बैलेंस तभी हो सकता है ना जब इस पे अगर इस तरफ को फोर्स लग के को घुमा रहा है इसको, तो को उस तरफ भी तो फोर्स लगनी चाहिए ना उसको उधर को घुमाने के लिए, तभी बैलेंस हो सकता है। यहाँ तक हम एग्री कर गए? यस सर। अच्छा जी, तो इसका मतलब ए और बी तो नहीं हो सकती, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं, वर्टिकली अपवर्ड्स होंगी फोर्सेस। बेटा आगे सवाल कर लो, अगर ये समझ आ गया तो। मैं जिसको समझा रहा हूँ उसको समझा लेता हूँ तब तक। ये एग्री कर गए हम यहाँ तक कि ए और बी यस नहीं हो सर। सकते यहाँ से? यस। अब देखो, इस फोर्स की, इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, और इसकी जो पिवट तक डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म लेंथ जो है वो 40 है। तो दूसरी फोर्स जो है वो कह रहे थे 4 न्यूटन की है, यानी जो फोर्स इस तरफ लगनी है उसका साइज कम है। जब उसका साइज कम है
तो वो इसको तभी बैलेंस कर सकती है जब वो यहां से इस तरफ कहीं पे पड़ी हो, क्योंकि हमने आंसर तो सेम निकालना ना। 6 को मल्टीप्लाई करें 40 से तो आंसर आता है 240। अब 4 न्यूटन, ये 6 न्यूटन थी फोर्स, अब 4 न्यूटन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 240 आए, तभी तो बैलेंस होगा ना। ये न्यूटन मीटर टॉर्क, ये हमारा न्यूटन सेंटीमीटर, या न्यूटन सेंटीमीटर हमारा वो मोमेंट टर्निंग इफेक्ट है। यहाँ तक भी एग्री कर Yes, गए sir. हम? तो जाहिर बात है सेम आंसर लाने के लिए अगर फोर्स कम की है तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो जो डी ऑप्शन थी, वर्टिकली अपवर्ड लगाना है 20 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ एक्स, इधर को लगाना, यहाँ से कहीं से, ये यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो फोर्स लगी 4 न्यूटन। Okay. ठीक हो गया? Yes. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। आसान सवाल है, वापस बोर्ड पे हो जाइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। आसान सवाल है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए, रिजल्टेंट टॉर्क भी क्या, मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए। तो नो रिजल्टेंट फोर्स, नो रिजल्टेंट मोमेंट, ए आंसर। ठीक है, यहां तक पहुंच गई आईरीन आप? यहां तक पहुंच गई? सब पहुंच गए यहां तक? मरूर यस। क्वेश्चन नंबर 30, 100 सेंटीमीटर का बीम बैलेंस है जैसा कि शोन है, और पिवट को हमने 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ मूव किया, यानी वो पहले 50 वाले मार्क पे था, अब वो 40 वाले, यहाँ पे वो यकीनन 50 सेंटीमीटर वाला मार्क है और यहाँ यकीनन 40 सेंटीमीटर वाला मार्क है। जब आप पिवट को बेटे यहां से इस तरफ मूव करते हैं तो आप देखिए क्या होता है, इसका जो भी पहले डिस्टेंस था, जो भी इसका टॉर्क था पहले, ये किसकी है? राइमा, हुज इज दिस? अच्छा, मतलब मैंने कहा पता नहीं आपकी फैशन स्टेटमेंट है कि ऊपर से लगानी है। आई थॉट दिस इज सपोज टू बी इनसाइड। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, दोबारा वापस आते हैं। बेटे अभी देखे ना, इसका यहाँ से यहाँ तक पिवट, अभी देखिए मैंने सवाल पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ दिमाग ऐसे काम करना चाहिए। पिवट से इसका डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? ये जो भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जब इसका डिस्टेंस पिवट से बढ़ गया है, जब आपने पिवट को लेफ्ट को मूव किया तो इसका पिवट से डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? तो जो भी मोमेंट आर्म, ये जो भी इसका पिवट था, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज बना रहा है, तो क्लॉकवाइज वाले में इंक्रीज आया, क्लॉकवाइज वाले में। और दूसरे वाला जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है, उसका देखिए आप, पिवट से डिस्टेंस कम हो गया, तो उसमें मोमेंट में डिक्रीज आया। उसमें क्या आ गया? समदान आपको समझ आ रही है? यस और नो? अच्छा, क्या इफेक्ट होगा इस चेंज का, अभी हमने भी डिस्कस किया कि जो 40 केजी वाला है उसका ज्यादा होगा, पिवट बढ़ गया है, वो उसका मोमेंट बढ़ जाएगा। वो कौन सा था? वो क्लॉकवाइज था। Sir, it's 4 kg, not 40. अच्छा जी, जो 4 केजी है जी, उसका पिवट से डिस्टेंस चूंकि बढ़ गया है तो उसका मोमेंट भी बढ़ जाएगा। तो फिर जो ये क्लॉकवाइज था ना, दिस वाज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला इंक्रीज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज वाला डिक्रीज करेगा। सो द ब्रावो ऑप्शन शुड बी द आंसर। एनीवन हैज एनी ट्रबल प्लीज बताइए। जिनका ध्यान नहीं है क्लास में, प्लीज कोशिश करें क्लास में वापस ध्यान आ जाए उनका। आगे चलें जी। क्वेश्चन 31, A spacecraft is traveling, एक spacecraft travel कर रहा है in space with no resultant force, कोई resultant force नहीं है, and no resultant moment, और कोई moment भी नहीं है उसके ऊपर। यहाँ resultant force है, ना resultant। Which statement about the spacecraft is correct? क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? नो, रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं। क्या वो इक्विलिब्रियम है? यस बेटे, ब्रावो आंसर। 32 बेटे, द डायग्राम शोज अ सिंपल बैलेंस है हमारे पास एक्स वाई के साथ, विच ग्राफ शोज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय लोड वाई, produced by load y varies as the perpendicular distance d from the pivot changes। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा मोमेंट को क्या होगा? Increase. सवाल ये है, मानूर आप हो गई हैं कहीं वापस, जीरो इंटरेस्ट हो गया है वापस वर्कशीट में। जैसे जैसे वो कह रहा है ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो मोमेंट है वो बढ़ेगा कि कम होगा, या किस तरह का चेंज आएगा उसमें? डायरेक्टली रिलेटेड है ये वाला. कि नहीं है? डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। इनमें से आंसर कौन सा बनता है? Hey. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वर्कशीट, a student carries out an investigation
by pulling 4 different boxes across the floor. The results are shown. Frictional force needed to pull the box or distance moved across the floor. On which box is most work done? सब में सबसे ज्यादा काम किस में सबसे ज्यादा काम हुआ है? कैसे पता लगेगा? ये बेटे सारों का वर्क निकाल लें जी। 5 4 जार 20, 10 2 जार 20, 15 2 जार 30, 24 जार 12 को मसला। जी बेटे, अभी हम फिजिक्स ही कंटिन्यू करेंगे जब तक ये वाली वर्कशीट खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि कल फिजिक्स का टेस्ट है ना, और डायनामिक्स वाला पोर्शन ही सारा उसके अंदर आएगा। पिछले पार्ट्स में से भी आएंगी बातें, लेकिन मेजरली क्या होगा? डायनामिक। इसलिए जरा इस पे फोकस करते हैं, ठीक है? सरफाज से ले आओ। अभी सरफाज ने यही कहा था कि आपके पास के और फ्रेंड्स हैं उनको, अभी उसने कहा दोबारा उसी सरफाज को बुलवाओ साहब। फहद, ये बच्चे एक तो इधर क्यों खड़े हैं? मेरी समझ नहीं आ रही मुझे। तो फिर घर जाए कि क्या इधर कर रहे हैं? या इनको ऊपर भेज दो कहीं और, दाएं बाएं करो इनको, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी चीज, वर्कशीट अभी वो कह रहा था ये पहले से प्रिंट पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, और ये दूसरा नहीं पड़ा हुआ। ठीक। ये प्रिंट दे रहा हूँ, दे देना, हमना को चाहिए। आर वी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। अभी तो ये लेते हैं। A young child rides the push पर चेयर को पुश कर रहा है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। बिल्कुल ठीक, शाबाश। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालनी बेटे? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। आंसर क्या आएगा? 20 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी? Left. फॉरवर्ड। जी, क्या कहा आपने? दोबारा बताइएगा प्लीज। Left. इंजा आपने बोला कुछ? ये सर जी नहीं, बोलो बोलो। सर के बाद क्या क्या? दोबारा बोलो। मैंने डायरेक्शन बताई थी। क्या डायरेक्शन बताइए आपने? मैंने लेफ्ट कहा था। ठीक है। किंजा ने डायरेक्शन बताई है लेफ्ट। क्या डायरेक्शन बताई है? दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल आंसर, बट आई विल प्रिफर व्हाट? फॉरवर्ड। ठीक हो गया? आपने पेज के हिसाब से राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हैं। आपको कैसे पता कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और उसके पीछे ईस्ट? तो भाई अभी वेस्ट की तरह चलो, बताओ। उधर है वेस्ट, उस तरफ को। नमाज किधर को पढ़ते हो? मेरा सवाल क्या है? वेस्ट किधर को है? ये उसने कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। फिर आपको कैसे पता वो किधर मुंह करके खड़ा है? अभी गाड़ी सिर्फ ईस्ट वेस्ट चलती है। फिर इसलिए जिस जब तक मेंशन अगर हो ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वो इधर ना साइड पे देते होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है? पार्ट 2 है जी। एक और पर्सन है, वो भी शॉपिंग ट्रॉली को पुश कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। अंडरलाइन करें 40 न्यूटन को। 40 ऊपर एफ लिखें। शॉपिंग ट्रॉली मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होता है? एफ नेट इज इक्वल टू 0। जहां भी आप देखेंगे कांस्टेंट स्पीड, तो या तो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ताकि आपको आगे के जाके कंफ्यूजन ना हो, या एफ नेट इक्वल टू 0 लिखेंगे। Calculate the work done by a 40 Newton force to move the shopping trolley by a distance of 50 मीटर। वर्क डन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? क्या आंसर आया हमारे पास? 40 टाइम्स 50 इक्वल्स टू
2000 आंसर यूनिट उसने ना लिखा हो तो आपने यूनिट लिखना है। मैं अभी बता वर्क डन ऑन अ शॉपिंग ट्रॉली एज इट स्टार्ट्स मूविंग इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर एनर्जी स्टोर्स स्टे टू सच एनर्जी स्टोर्स। बेटा वर्क डन ऑन द शॉपिंग ट्रॉली एज इट स्टार्ट्स मूविंग is transferred into other energy stores। यानी एनर्जी ट्रांसफर हुई है बंदे की किसी और चीज में गई है। तो एक तो वो होती है काइनेटिक, जब कोई चीज मूव कर रही हो तो दूसरी क्या होती है, क्या होती है वो, क्या ट्रॉली चलने से हीट पैदा होगी टायर्स और उसके दरमियान, हीट एनर्जी। क्या आवाज पैदा होगी बेटे? ये पेज है, इस वक्त इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने हवा में उठाया हुआ है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये बात कि इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो ये मूव करके नीचे को गिरेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब कहाँ गई वो एनर्जी? खत्म हो गई? खत्म हो गई क्या? वो तो जमीन पे रुक गया। तो खत्म तो नहीं हो सकती एनर्जी का प्रिंसिपल, मोमेंटम की तरह क्या है, चेंज। वो किस में चेंज हुई है? हमेशा हीट और साउंड। क्या आपको पेज की आवाज आई थी? यस। टिश्यू है अब मेरे हाथ में, क्या आपको टिश्यू की आवाज आई है? लेकिन क्या आवाज पैदा ही नहीं हुई, इसका ये मतलब है हुई होगी ना। शायद वहां पे कोई कीड़ी है तो उसको आई होगी आवाज। कोई जर्म्स होंगे तो उनको तो ऐसे लगा होगा कि पता नहीं वो मीटियोर्स गिरे हैं प्लेनेट पे। टिश्यू बैंक है मैंने अलग। सो रिलेटिव टर्म्स में होती है हमेशा साउंड और लाइट, इसमें लाइट में भी ट्रांसफर होती है साउंड और हीट में। ठीक है, जैसे हमारा वो मीटियोर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है उसमें, मीटियोर शावर होता है ना, कितनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर कि वो ट्रांसफर हो रही होती है किसमें, वापस आ जा भाई, पहले भी ये गया हुआ है, किधर गया हुआ है, वापस आ जा जल्दी से। हीट, साउंड, लाइट सब में ट्रांसफर हो रही होती है। एंड देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क which we will study in the next lecture। मैं चूंकि टेस्ट में आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेबस नहीं बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए मैंने पिछले 2-3 दिन में कुछ भी आगे नहीं पढ़ा। ठीक है, एक गाड़ी है उसमें एक फॉल्ट है, मशीन उसको लेके जाने लगी, फिगर शो कर रही है जी उसके बारे में कुछ। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द 26 न्यूटन फोर्स अबाउट द पिवट। पिवट से 26 न्यूटन फोर्स जो है, कैसे मोमेंट निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके। कैसे लेते हैं? क्या आपको पता लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर यहां बन रहा है, तो डिस्टेंस उन्होंने किया हुआ है, तो आंसर क्या हुआ, 26 न्यूटन टाइम्स 0.94 मीटर्स। क्या आंसर होता है? 24.44 और आगे यूनिट न्यूटन मीटर्स लिखा हुआ। ट्राई वन वे द मैकेनिक कैन इंक्रीज द मोमेंट बेटे ऑफ द 26 न्यूटन फोर्स। आप दोनों आंसर्स लिख सकते हैं, आप दोनों आंसर्स लिख सकते हैं, मैं दोनों ही आपके सामने लिखने लगा हूं। इंक्रीज द फोर्स स्लैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही आंसर्स ठीक है। गाड़ी है, उसमें एक बोट है, 18 न्यूटन बैकवर्ड्स है। अब इसमें राइट लेफ्ट आंसर नहीं हो सकता। इसमें अगर डायरेक्शन उसने आगे पूछी तो राइट लेफ्ट आंसर, क्या आंसर, या बैकवर्ड आंसर होगा या फॉरवर्ड होगा। 80 बैकवर्ड है, 20 फॉरवर्ड है, आपको यहीं पे बगैर सॉल्व किए लिख लेना चाहिए कि एफ नेट कितना है, 120 न्यूटन फॉरवर्ड, यहीं लिख लेना चाहिए आपको। साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स 120 न्यूटन उसमें लिखा हुआ है, डायरेक्शन फॉरवर्ड। Suggest what causes the 80 Newton force on the boat? जी, Friction. एक एक करके मैं तीनों की बात सुनता हूँ। पहले जिमल आप बोलें क्या कह रही? वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आराम आपने क्या बोला है, कुछ बोला आपने, बोलो। फ्लूइड फोर्स, ठीक है। अब तीसरा रहा, आपने क्या बोला है? Friction.
जी So, जी द मोस्ट टेक्निकल वर्ड इज फ्लूइड रेजिस्टेंस. लेस टेक्निकल वर्ड वुड बी फ्रिक्शन. okay. जी, मैंने लेस टेक्निकल वर्ड वाटर फ्रिक्शन विद द वाटर हो सकता है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉसिबल आंसर वुड हैव बीन एयर रेजिस्टेंस. क्या उसको एयर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा होगा? Yeah, वाटर kind of. रेजिस्टेंस की जगह हमने फ्लूइड रेजिस्टेंस ले लिया, और जो हवा ऊपर से उसके जो सेल्स को पड़ रही है उसको हमने एयर रेजिस्टेंस लिख लिया. एक नंबर का है इसलिए एक आंसर. दो नंबर का होता तो हम फिर क्या करते, दोनों आंसर्स देने पड़ते. ठीक है. Another boat is traveling and the horizontal forces on this boat are balanced. Describe the horizontal motion. गलत. शाबाश. Constant velocity. Oh, I was gonna say terminal velocity. You are gonna say something wrong. Terminal velocity is not the answer here. That is only Okay. in the free fall volley option. A force of 16 Newton acts at a perpendicular distance of 15 centimeters. A force of 16 Newton acts perpendicular on distance of 50 centimeter. The wheels pivot से 50 centimeter है. Exert a moment of 16 Newton force about the pivot. 60 times 50. गलत कर रहा हूँ. चलिए. क्या होना था? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं फिर क्या होगा? गुड. उसने कहा है यूनिट न्यूटन मीटर होना चाहिए. उसने कहा है न्यूटन मीटर होना चाहिए, नहीं कहा. गुड इनफ. अगर मैं लिखूंगा 60 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर तो आंसर आएगा, Newtons and आंसर आएगा 3000 न्यूटन सेंटीमीटर. और अगर मैं लिखूंगा 60 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर्स तो आंसर आएगा 30 न्यूटन मीटर. यहाँ तक oh, प्रॉब्लम. Newton इसका centimeter. मतलब है इसका मतलब है कि अगर बच्चे ने यहाँ 3000 आंसर लिखा है लेकिन यहाँ यूनिट न्यूटन मीटर लिख दिया है तो उसके दो नंबर क्रॉस हो गए. इसका क्या मतलब है कि ये इसको कहते हैं ECF, एरर कैरेड फॉरवर्ड. या तो ये वाला आंसर होगा. सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ इस बात को दूसरे कलर के पेन के साथ. या तो ये पेयर आंसर बनेगा 39 न्यूटन मीटर, या ये पेयर आंसर बनेगा. कोई कंफ्यूजन? यही इस क्वेश्चन में सबको पूछना चाह रहा था. ठीक हो गया. आप मैं सिर्फ इस वजह से कि आपको पता लगे कि ये भी आंसर दिया जा सकता है इसलिए ये आंसर दे रहा हूँ, और दूसरे कलर से दूसरा आंसर दे रहा हूँ क्योंकि ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर है. हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ही यूज करने चाहिए आमतौर पर. ठीक है. Sir, so दो basically 100 Newton centimeter equals to 1 Newton meter. जी. दो सॉलिड्स हमें नजर आ रहे हैं. स्टैंड एंड एक्सप्लेन विच शेप इज द मोर स्टेबल. जी कौन सी मोर स्टेबल है? द Cylinder. मोर स्टेबल शेप इज कौन? वाई? Center of gravity. लार्जर Sir. बेस एरिया. Okay. एक वजह लोअर सेंटर ऑफ मास. इसका तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, उसका यकीनन यहां होगा. तो वो गलत होगा, मैंने इसीलिए करेक्ट कर दिया कि बेस एरिया लिखना. सरफेस एरिया बेटे ऊपर वाला भी काउंट होगा. ठीक है आदिया, मैरून आपको समझ आ रही है? Sir. सरफेस एरिया में ऊपर वाला एरिया भी, एक सेकंड सर, सारा एक्सपोज्ड सरफेस काउंट होता है. लेकिन देखे ना, अब हमारे यहाँ एक आदमी है, उसका वजन 150 किलो है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, पाँव का साइज उसका 5 है. और एक दूसरा आदमी है, उसका वजन सिर्फ 50 किलो है, पाँव का वजन उसका साइज 8 है. तो किसका फ्लोर के साथ बेस एरिया ज्यादा इन कांटेक्ट है? 50 वाले का. 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 50 वाले
छोटे बंदे का ना, तो ज्यादा स्टेबल भी वही है, बड़ा बंदा स्टेबल। अब किंजा आप पूछ लें, आप क्या पूछने वाली थी? लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हैं? जी मैंने लिखा है लोअर सेंटर। अच्छा, आप कहीं सेंटर ऑफ मास की बजाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। द मास ऑफ दिस सिलेंडर इज 0.25 kg। 0.25 kg है। हमदान, आपको नींद आ गई बेटे? अच्छा, फिर तो गोदी उठा लूं आपको फिर। अच्छा, फिर एक्टिव हो, अपने मुंह पे एक आधी लगाएं ताकि आपकी आंख खुले। और जोर से लगाने से आंख खुलती है तो जोर से लगा लो अपना, वो आपका मुंह है। अच्छा, द मैथ ऑफ द सिलेंडर इज, मैथ आ गया, आपको अंडरलाइन करके लिखना चाहिए कि ये मैथ है, ताकि पेपर में फौरन, जी अभी देते हैं ब्रेक, ये वाला क्वेश्चन करके दे देते हैं। ब्रेक की बात है, कैलकुलेट द वेट। वेट कैसे निकालना है बेटे? डब्ल्यू mg. इक्वल्स टू एम जी। तो जी की वैल्यू क्या लेनी है हमने? शाबाश, 10, 10 0.25 or टाइम्स, नहीं बेटे 0.1. 9.8 लेनी है। Okay. Yeah. नो बेटा, सिलेबस ने मेंशन किया स्पेसिफिकली, आपके पेपर में भी लिखा होगा ऊपर कि आपने जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम लेनी है। आंसर इज 2.4। आपको ये इधर समझ आया कुछ? नहीं, जिंदगी में इसकी जरूरत ही नहीं। तो क्या हो गया, बड़ा कमाल कर दिया। तो नहीं था आना क्लास में आज, बाहर जाओ। अब आप तो मेरे इसी क्लास में है ना, किया हुआ पहले, पता नहीं पहले किन इदारों में आपने पढ़ा। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन टिल्ट्स द कोन। एक फोर्स लगाई है इस तरफ को हमने, जिससे कोन टिल्ट हो गई है। समझ रहे ना, वो ऊपर वाली कोन थी, अब थोड़ी टिल्ट हो गई है, राइट? द कोन बैलेंसेस ऑन द एज, फिर भी बैलेंस हो जाती है। बकर साहब इधर तवज्जो जरा। फिर भी कौन क्या होती है? यूं समझे आप एक पांव पे खड़े हो गए जैसे, ठीक हो गया। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द 3 न्यूटन फोर्स। मोमेंट के लिए क्या चाहिए होता है निकालने के लिए? फोर्स और, फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये उन्होंने बना के दे दिया आपको खुद से। क्या बना के दे दिया? 22 सेंटीमीटर। क्या बना दिया? 3 टाइम्स 22, आंसर क्या आ गया? 66। क्यों लिखा? क्योंकि उसने यूनिट न्यूटन सेंटीमीटर दिया हुआ। जी बेटा, मैंने अभी आपके सामने, मेरे पास क्यों है? वो मुझे दे के गया है, ले लो आके। तो आपको उस वक्त से नहीं ख्याल आ रहा? मेरा ध्यान, ऐसे ही काम होता है असल में पुत्र, ध्यान इसी तरह से होना चाहिए। डिटरमिन द मोमेंट ऑफ द वेट। अब उसका मोमेंट निकालना है ऑफ द कोन अबाउट द पिवट। यूज आइडिया अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। 66 ही आंसर आया। क्यों जिमल, दोबारा 66 ही क्यों आंसर आएगा? हाँ जी उमर साहब, आपने किया हुआ है 60, ये दूसरे का आंसर भी 66 ही आएगा उमर साहब। क्यों? जिसको मैंने नहीं कराया उनमें से को बोल के बता दे कि सर ये वजह। हाँ। क्योंकि वो Is it बैलेंस्ड है, because क्योंकि it's वो, balanced? और जब बैलेंस्ड है तो फिर जितना एंटी क्लॉकवाइज होगा उतना ही, तो ये सी आ रही है, समझ आई? स्प्रिंग है जी, सस्पेंड किया जी, क्लैंप और वो आ गया वापस आपका, क्लैंप और वो स्टैंड, तस्वीर बनी हुई है, रीडिंग आ रही है। क्या हो रहा है जी? यूजिंग द फिगर 1.2, ये ऊपर आपके 1.2 फिगर है। डिटरमिन द रीडिंग ऑन द मीटर रूल व्हेन नो वेट इज अटैच्ड। जब कोई भी वेट अटैच नहीं है। क्या आंसर है रूलर पे? ये 40 है, 42, 44, 46, 48, 50, तो ये 43 है। ये कितनी है? 40, Right. इट्स 43 सेंटीमीटर्स। A weight of 5.6 न्यूटन इज अटैच्ड। 5.6 किधर जा गया था? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.6 न्यूटन आ गया। अब इस 5.6 न्यूटन को जरा ऊपर ले जाते हैं, उल्टा रख के स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, ये आ गया 5.6। अब इधर से ले जाते हैं जनाब लेफ्ट साइड की तरफ, और ये हमारे पास आ गया समथिंग लाइक 63, मे बी 62, ये 61 नहीं पुत्र, दो दो का है, तो 62 से ज्यादा है, 63 से कम लग रहा है।
इट मस्ट बी 62.5. 62.5, तो हम 62.5 लिख लेंगे। 63 भी लिखते हैं आप तो आंसर उसने एक्सेप्ट कर लेना था। एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है, एक्सटेंशन कितनी है जी? 62.5 माइनस 43, ओरिजिनल लेंथ माइनस करनी होती है ना। तो 62 कितना हो गया जनाब? 19.5। यूजिंग द वैल्यूज फाउंड इन ए पार्ट में जो वैल्यूज आपने फाइंड किए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें। F इज इक्वल टू के ई। फोर्स कितनी आपने लगाई? 5.6 न्यूटन। कितनी लगाई? 5 के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, नहीं पता एक्सटेंशन कितनी हुई? 19.5। तो के की वैल्यू क्या निकलेगी? 5.6 ओवर 19.5। जनाब 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 0.287. गेम शो होस्टेस ना बोलते हैं जी। Zero क्या आंसर आ रहा है point जी? two eight seven. 0.287, यहां तक ये आंसर आ रहा है। चलो Approximately. जी। और यूनिट उसका क्या बनता है जी? Unit न्यूटन्स पर Newton. सेंटीमीटर। न्यूटन्स पर, क्योंकि 5.6 की वैल्यू न्यूटन्स में थी और उसकी सेंटीमीटर्स में। अब बेटे आखिरी क्वेश्चन करने से पहले 5 ब्रेक क्या करनी पड़ेगी यार, अभी क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चले 5-7 मिनट की ब्रेक है, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं। मैं जी खत्म करवा के ब्रेक दे दें। चले जी ठीक है, खत्म करवा के ही दे रहे हैं जी ब्रेक। यस यस ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ, आपके पास ये मैथ आ गया बेटे, इज अटैच टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग से अटैच्ड है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। 0.50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, द आंसर वुड डेफिनेटली बी 4.9 न्यूटन्स। The object is pulled downwards until tension in the spring is 6.5. The object is released. Calculate the acceleration object. क्या कह रही हो? वेट फोर्स होती है, मैस केजी होता है, जिससे हमने निकाला है। क्या फायदा यार क्लास में बैठने का आपका? सर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, नहीं बोल रहे, लेकिन आपका मैं ध्यान ही नहीं है, मुझे बोलने से एतराज ही नहीं है। आपका ध्यान, आपने सोचा इस बारे में ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्या है? अच्छा चलो आप बता दें क्या करना है। अब आप पढ़ेंगे इसको, ये इस बकवास की मुझे तकलीफ है। टाइम ही जाया फिर आपका। कॉपी पेस्ट करना है तो मैं सॉल्व करके ग्रुप में भेज देता हूँ, वहां से देख लेना। आपका दिमाग कहाँ इस्तेमाल हुआ? कहीं भी नहीं, सिफर। ऑब्जेक्ट पुत्र डाउनवर्ड्स आपने पुल किया है, टेंशन किस तरफ होगी उसके लिए? एक स्प्रिंग पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, आपने डाउनवर्ड उसको खींचा है, टेंशन किस तरफ होती है? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को वेट लगा रहा होता है तो टेंशन किस तरफ होती है? रिएक्शन फॉर टेंशन अपवर्ड। टेंशन जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसने अपवर्ड जाना है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अपवर्ड एफ नेट आपको पता लगेगी तो आपको पता लगेगा। उसने कहा टेंशन है 6.5 न्यूटन। टेंशन क्या है? क्या मुझे एफ नेट में 6.5 पुट कर देना चाहिए? मैथ्स है ना आपके पास ऊपर 0.5 के जी, मैथ्स की जगह तो आपने 0.5 के जी लिख दिया। ए आपके पास एज इट इज है। एफ नेट की जगह क्या लिखो? अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से माइनस करके लिखोगे। अपवर्ड फोर्स उसने बताई हुई है 6.5, डाउनवर्ड कितनी है वो आपने निकाल ली है 4.9। वेट निकाला है ना आपने, तो फिर आपको एफ नेट कैसे मिलेगी? 6.5 माइनस 4 पॉइंट कितनी ये बनती है? 1.6 इक्वल्स टू 0.5 ए।
दोनों साइड्स पे 0.5 डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है? 3.2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। समझ आ गई? समझ आई क्वेश्चन की? Yes. क्या पूछ लें? Define the moment of force and describe the effect that it measures. It is the turning effect of force about a fixed pivot. एक नंबर इस बात का। It is calculated by taking a product of force applied and perpendicular distance from the pivot. ये एटीपी का सवाल है। अच्छा, एटीपी में इस तरह का सवाल आता है जी बेटे। प्रोडक्ट होता है ना फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट कैलकुलेट्स नहीं, ये तो कर लिया ना हमने। तीसरा नंबर अब हम फॉर्मूले का ले लेते हैं। एफ डॉट क्रॉस, सॉरी Isn't what you just said the same thing? पता नहीं क्या कहा आपने, दोबारा बोलो। You just wrote it, what you said previously in formula form. Does इन it व्हाट? still count? क्या? दोबारा बोलो। Never mind. Never mind. तो फिर बेटा पहले भी नहीं बोलना था, अगर नेवर माइंड ही कहना था एंड में। A large rectangular block, either there is a confusion and you need to ask it, तो बेशक 4 दफा पूछना पड़े 4 दफा पूछना। If it was not the confusion तो आप पहली दफा भी नहीं पूछना चाहिए था। A large rectangular block of stone has a square base. Please, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बच्चे को मैंने कराया भी था थोड़े दिन पहले वर्कशीट सॉल्व कराते हुए। एक लार्ज बॉक्स है, स्क्वायर बेस है, उसकी साइड उसकी 3.4 है। shows the block at a rest horizontal surface पे वो at rest है। Block is uniform density and the center of gravity is at its center. What is meant by the center of gravity? इसकी डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाया था तब नहीं लिखवाई थी शायद, किसी बच्चे ने ये कहा। मैंने नोट्स में से ना वो पेज दोबारा निकाला चेक करने के लिए कि मैंने डेफिनेशन लिखवाई कि नहीं। नहीं थी लिखवाई हुई, तो मैंने नोट्स में वो दोबारा लिख दी खुद से। आप वो डेफिनेशन यहां से देख के लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ कहीं लिख दी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। इधर हो तुम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ गया वो टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का? जी एक मिनट है जी। मोमेंट का बेटे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा पीछे पढ़ाया था वाला। नहीं इतने पीछे तो नहीं पढ़ाया हो सकता। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लीज ये डेफिनेशन लिख लीजिए। द सिंगल पॉइंट इन अ बॉडी where the entire weight of an object appears. I'll in fact create a copy.
and then paste it exactly like this over there. क्या हुआ बेटा? लिख रहे थे तुम्हारा पेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही? चले मैं लिख ही देता हूँ आज से, मुझे था पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी, टाइम बच जाएगी। Sir, चले it's because it was white in the background. इट इज अ सिंगल, बेटे ऑप्शन का ताल्लुक नहीं है, इट इज अ सिंगल पॉइंट where the weight of the body, बेटे प्लीज काम पहले कर लें, appears to be acting। जी यार आप घर चले जाना यार, चुप करे काम करो। तो मैं देखूंगा ना यार, इससे ना पूछो, अभी फिलहाल काम पे ध्यान दो, इस पे 100% ध्यान होना चाहिए। काम कर लो काम। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज वेट, उसने बता दिया आपको कितना। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक, आपने मोमेंट फाइंड करना उसका, ब्लॉक का Sir, मोमेंट this is the कैसे फाइंड last one. करना, मोमेंट कैसे फाइंड करना बेटे, एफ इंटू डी MV. करना। अब Oh, that's the. क्या कह रही बेटे आप? No, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे पता नहीं आप क्या कह रही हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा प्लीज, ठीक है? nothing. It was nothing. फिर इट शुडंट हैव बीन, दे शुडंट हैव बीन एनीथिंग। फिर मेरे ना ज़हन में रहता है, पता नहीं वो कंफ्यूजन है जो मैं स्किप कर गया हूँ, दूर नहीं किया। इफ इट वाज नथिंग देयर शुडंट बी एनीथिंग, इफ इट वाज समथिंग और मेरे बार-बार पूछने पे आप नहीं बता रही, तो फिर मुझे ज़हन में ना वो गिल्ट सा रहेगा, पता नहीं क्या पूछना था इसने जो नहीं पूछा। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज ये एक फोर्स है आपके पास, ये क्या आपके पास बेटे? मानूर बेटे आप बाहर चली जाओ, मैं आखिरी क्वेश्चन सिर्फ इनको करा लूं, उठो। क्या बेटे ऐसे नहीं काम होता ना यार, मैं पागल हूँ यार। फोर्स बेटे हमारे पास ये गिवन है, मोमेंट निकालने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? फोर्स और डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा चाहिए अली, कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता? मैं पूछ नहीं रहा कितना डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस जनरली कौन सा चाहिए होता? ऊंची बोलो, ये डी कौन सा चाहिए होता है डिस्टेंस? तो आप कोई भी डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है? यार मैं यूनिट में नहीं पूछ रहा भाई। नहीं बेटे नहीं गिवन होगा, फिर क्या करेंगे? डिस्टेंस चाहिए होता है पिवट से, वो जगह जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, कहां तक का? पिवट तक का। कहां तक का? अब पिवट तक का ही डिस्टेंस बनता है, इसका पिवट बनना कहां पे है? किस पॉइंट पे इसका पिवट बनना है? उसने कहा एक्स पे, यहां बनना है। अब पिवट तक कितने डिस्टेंस है देखो, ये है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या ये डिस्टेंस नहीं है पिवट तक? नहीं है ये। मेरा सवाल ये नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मेरा ये सवाल, ये डिस्टेंस है, क्या ये वाला डिस्टेंस चाहिए? क्या यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये वाला चाहिए? कौन सा डिस्टेंस चाहिए? ऊपर से चाहिए। ठीक है। फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है जी? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो फोर्स, ये फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पिवट से बन रहा है? परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका 90 डिग्री का एंगल इस लाइन से बनता है। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, कौन सा? ये वाला। कौन सा चाहिए? समझ आ रही है कौन सा चाहिए? आर्यन डिड यू गेट दिस? कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कैसे पता लगेगा? फोर्स आप ड्रॉ कर दो और फिर 90 डिग्री का एंगल निकालो। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल यही प्रीवियस एक क्वेश्चन में थी। ये फोर्स लग रही है 26 न्यूटन की, इसका उसने क्या किया, इस डायरेक्शन में लग रही है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया पिवट। पिवट से ये वाला नहीं चाहिए, 90 डिग्री की ट्रायंगल बनाए, ये वाला चाहिए। अब उस सवाल में आ जाए। ये जी और एक्स, ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, 90 डिग्री वाली एंगल बनाए, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर वाला चाहिए। ये वो पॉइंट है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा फिर? वो यहां से पता लगेगा। 3.4 है ना, एक पॉइंट, अगर यहां से यहां तक 3.4 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? और ये अगर सेंटर है तो इसका हाफ होगा। तो फिर डी की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू उसने बताई है ऊपर शायद कहीं, ये बताई हुई है 1.3 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन्स। और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 1.7 मीटर्स। ठीक है जी। तो इन दोनों को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर, 10⁻⁷ जो ऊपर उसने दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 1.7। क्या आंसर है जी? 1.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁷। क्या आंसर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते तो अच्छा था, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 221। ये आंसर आपने बताया। आंसर का यूनिट होगा न्यूटन मीटर्स। आर वी गुड ऑन दिस? समझ आ गया सबको जी? क्या नहीं समझ आया बोलो। नंबर भी तो बहुत बड़ा है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ बहुत बड़ा नंबर है। दैट इज 13, उसके बाद 6 जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें आप, आपको इस तरह बचता है तो आप ऐसे लिख लें, 2.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो 4 और 3 7 7 न्यूटन मीटर। आप ये वाला आंसर लिख लें। कोई कंफ्यूजन जी? जाएं जी, छुट्टी करें। Wait, did you say chutti? जी बेटे।